हाँ बेटा, माई सेल्फ एम ए सर मोहित अग्रवाल सर, आई एम गोइंग टू टीच यू रे ऑप्टिक्स, है ना। मैं आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ाना चालू कर रहा हूँ। रे ऑप्टिक्स बेटा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें आपको फील आएगी, नजर आएगा, ठीक है। रे ऑप्टिक्स जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, क्लियर है। तो सबसे पहले रे ऑप्टिक्स बेटा देखो क्या होता है, मेडिकल वाले स्टूडेंट की इन जनरल रे ऑप्टिक्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। बच्चे मुझे परेशानी नजर आता है सर, रे ऑप्टिक्स नहीं समझ में आती। रे ऑप्टिक्स और मैकेनिक्स दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है बच्चे के, पर मुझे आज तक ये समझ में नहीं उनको रे ऑप्टिक्स समझ में क्यों नहीं आती है। सर कैसे समझ में नहीं आया बेटा, रे ऑप्टिक्स आप अगर फॉर्मूले से करने की कोशिश करोगे तो आप हमेशा प्लस माइनस की मिस्टेक करोगे, मान के चलना। आप अगर फॉर्मूले से रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन करने जाओगे तो ना तो आपको फील आएगी और आपकी प्लस माइनस की मिस्टेक होगी ही होगी, और अगर नहीं भी होगी तो आपको कभी कंफर्म नहीं होंगे कि मिस्टेक हुई है नहीं हुई, ठीक है। तो सर फिर हम क्या करें, रे ऑप्टिक्स को हम पढ़ेंगे रे डायग्राम से। किससे पढ़ेंगे बेटा, रे डायग्राम। तो हम हमेशा रे डायग्राम बनाएंगे। रे डायग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम जब भी क्वेश्चन करेंगे हम हमेशा रे को फॉलो करेंगे, हम हमेशा रे के साथ चलेंगे। जो रे बोलेगी वो करेंगे, फॉर्मूला बोलेगा उस पर हम विश्वास रखेंगे, रे बोलेगी उस पर ज्यादा विश्वास रखेंगे। सर को समझ में नहीं है आपकी बात, चलो आ जाओ। देखो सबसे पहले लाइट का अपन डुअल नेचर देखते हैं। आपको पता है लाइट, है ना। तो डुअल नेचर क्या है बेटा, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर, है ना। तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। अच्छा, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर, by using wave nature of light। यू लिख दो, by using wave nature of light, तो लाइट का वेव नेचर यूज करके ही हम वेव ऑप्टिक्स को लाइट का वेव नेचर यूज करके ही हम रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को समझा सकते हैं ना। इसमें क्या है, वेव नेचर, ठीक है। वेव नेचर, ठीक है ना। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय यूजिंग वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। तो इन दो टॉपिक में अपन ने वेव माना है, ठीक है। वेव नेचर, ठीक है ना। अच्छा, वेव नेचर में हमने क्या माना, लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्लेन में वाइब्रेट करते हैं, और लाइट की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन ये है ना। ये होगा मैग्नेटिक फील्ड बी, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर प्लेन में वाइब्रेट करते हैं और लाइट उसके भी ये आप ईएमडब्ल्यू में पढ़ोगे बहुत डिटेल में। अभी मेरा इंटरेस्ट ये नहीं कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं और लाइट उसके भी परपेंडिकुलर चलती है और वो भी परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है। ई क्रॉस बी, ई और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन देता है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो लाइट के जाने की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, ये फॉर्मूला नहीं है सी का, ये ई और बी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वो लाइट के प्रोपोगेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन का रिलेशन है ये ई क्रॉस बी, इसलिए ध्यान रखना ये आपका ई क्रॉस बी वी की डायरेक्शन में आना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाइट का प्रोपोगेशन ई क्रॉस बी की डायरेक्शन को फॉलो करता है। कई बार बच्चे क्या जल्दी जल्दी डायग्राम बनाते हैं, ई यहां लिख देते बी यहां लिख देते, गलत हो गया। फिर तो ई क्रॉस बी लाइट पीछे जानी चाहिए। ध्यान देंगे तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और डायरेक्शन में रिलेशन होता है। क्लियर है। तो वेव नेचर, तो लाइट को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माना। आपको इंटरफेरेंस समझना है, पोलराइजेशन समझना है। अगर आपने वेव नहीं माना सब गड़बड़ हो जाएगी बेटा। क्लियर है। तो ये रे ऑप्टिक्स में और वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रेक्शन आप सब समझ ही नहीं पाओगे। आप पार्टिकल नेचर से डिफ्रेक्शन कभी नहीं समझा सकते, आप इंटरफेरेंस कभी नहीं समझा सकते, आप कभी जिंदगी में नहीं। इंटरफेरेंस क्या होता है, कहीं पर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन, आपने दो एनर्जी भेजी, कहीं एनर्जी बढ़ जाती है कहीं घट जाती है। अब वो क्यों बढ़ी क्यों घटी, वेव नेचर समझाएगा। पार्टिकल नेचर तो सीधा फोटोनों को प्लस कर देगा। ठीक सर। तो रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग ओनली वेव नेचर ऑफ लाइट। आ जाओ अब पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर, ठीक है। पार्टिकल नेचर में हमने क्या करा, लाइट को बंडल हो, हमने मतलब आइंस्टीन ने हमारे को बताया कि सन हमारे पास जो एनर्जी फेंक रहा है, सन हमारे पास जो वेव मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब एनर्जी फेंक रहा है, वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, पैकेट्स की फॉर्म में फेंक रहा है। मतलब छोटे छोटे पैकेट बना के फेंक रहा है।
दिस पैकेट इज कॉल्ड फोटोन, दिस पैकेट, दिस एनर्जी बंडल फोटोन, इसको क्या नाम दिया उसने आइंस्टीन ने? फोटोन। तो एनर्जी पैकेट या एनर्जी बंडल इज कॉल्ड फोटोन, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर, तो कौन कौन से? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन। हम जो पढ़ेंगे वही लिखा रहा हूं मैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग particle nature of light। ध्यान रखना, ये पार्टिकल नेचर क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। आप इनको येलो कर दो, ये काम की बात है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पार्टिकल नेचर, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, वेव नेचर, ये ठीक है। पार्टिकल नेचर क्या होता है? तो पार्टिकल नेचर में क्या है ना, लाइट एनर्जी travels in the form of energy packets, in the form of energy packets or bundle। बंडल, ठीक है, बंडल, कोल्ड फोटोन, क्लियर है। एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय E इक्वल टू h न्यू। एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय E इक्वल टू h न्यू, है ना। और मोमेंटम P बराबर h बाई लैम्डा, ठीक है। ये सारा आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और पढ़ोगे डिटेल में, मॉडर्न फिजिक्स में। अभी मेरा कंसर्न इसमें नहीं है। पार्टिकल नेचर, लाइट एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स बंडल कॉल्ड फोटोन, क्लियर है, कॉल्ड फोटोन। और ये फोटोन की एनर्जी और ये मोमेंटम ये होता है, क्लियर है। और ये डायग्राम बना देना। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे बेटा? वेव नेचर, ठीक है। तो वेव नेचर, इन वेव नेचर लाइट propagates in the form of electromagnetic wave. Light propagates in the form of electromagnetic wave, and electric and magnetic field vibrates perpendicular to each other, and light also move perpendicular to both E and B, and relation between their direction would be this, है ना। और ये एग्जांपल वेव नेचर, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। और पार्टिकल नेचर में क्या होता है? लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। Light travels in the form of energy packets. Photoelectric effect can be explained by particle nature of light। ये इसको थोड़ा सिस्टमैटिक लिख लेना, क्लियर है क्या बेटा? और एक एनर्जी बंडल की जो एनर्जी होती है वो E बराबर h नहीं होती है, एक फोटोन की एनर्जी। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के फोटोन की एनर्जी अलग अलग होती है, समझ गए क्या? और मोमेंटम h बाई लैम्डा होता है, P बराबर h बाई लैम्डा। ये सारा आप और अच्छे से कहाँ पढ़ेंगे बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ये तो 2 चैप्टर खोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ोगे, है ना। क्यों माना फोटोन, क्या दिक्कत आ रही थी वेव से, क्यों नहीं समझा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन वेव नेचर से क्यों नहीं आया, सारी बातें पढ़ोगे आप। मुद्दे की बात ये, तो अभी मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं था, अब आप इसको सिस्टमेटिक लिखेंगे। कुछ नहीं है, वेव नेचर में क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सर आप लिखा दो, ये लो मैं लिखाता हूं, ठीक है, लो मैं लिखा देता हूं। Wave nature of light according to wave nature, energy travels in the form of electromagnetic wave, in the form of electromagnetic wave, in which E, B and direction of propagation are perpendicular, mutually perpendicular to each other, are perpendicular to each other, and relation between
their directions is E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू V वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है ना, ये डायरेक्शन में रिलेशन है इनका। क्लियर है? अब ये सब EM वेव में पढ़ोगे। अब अपन अगर बताए पेपर में तो ऐसे ये तो यूं पेपर में, और लाइट हो जा रही है, ये हो जाएगा E वेक्टर और ये हो जाएगा B वेक्टर। क्लियर है क्या? ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये उधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। क्लियर है क्या? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। क्लियर है? तो ये हो गया वेव नेचर। अब पार्टिकल नेचर में क्या है बेटा? अच्छा, उसमें एग्जांपल तो लिखो, क्या है? रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड, कैन बी explained using its wave nature, using wave nature of light, you लिखो, using wave nature of light। क्लियर है? अब हमारे काम की बात क्या क्या है बेटा? ये रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और वेव नेचर। क्लियर है? चलो आ गया। पार्टिकल नेचर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, देख लेना क्या स्पेलिंग होती है, आइंस्टाइन, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ, अकॉर्डिंग टू दिस कर दो रे। आइंस्टाइन की बेटा मेरे को नहीं आती इसमें, हाँ, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ, तुम इंग्लिश मीडियम का भी नुक्ताचीनी करोगे, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बंडल, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स और बंडल कॉल्ड फोटोन। कॉल्ड, उस एनर्जी पैकेट को क्या बोलते हैं बेटा? कॉल्ड फोटोन। ठीक है? ये डायग्राम बना, ये अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, ये ठीक है फोटोन, ये दिस इज द फोटोन, है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है? E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है? मोमेंटम ऑफ फोटोन, इसका मोमेंटम भी होता है, पार्टिकल की तरह भी है ना मोमेंटम, तो हर पार्टिकल का मोमेंटम ऑफ फोटोन P is equal to h by lambda। This is the momentum and this is the energy। तो ये एनर्जी हो गई, ये मोमेंटम हो गया। क्लियर है? न्यू फ्रीक्वेंसी सब पता है तेरे को, इसमें h प्लैंक कांस्टेंट फलाना एंड डिमा क्या है। ओके, ये तो पार्टिकल है तो मोमेंटम होगा, मोमेंटम होगा, एनर्जी होगी, सब होगा। ये क्लियर है? अब ये डिटेल में तो अपन किस में पढ़ेंगे बेटा? अच्छा, इसको फर्दर अपन ये भी लिख सकते हैं, hc by lambda, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो जो प्रैक्टिकली हमारे फॉर्मूला काम आता है वो ये आता है, E इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। ये प्रैक्टिकल फॉर्मूला, ये एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर है क्या? ये दिस। अच्छा, अब यहाँ पे ग्राफ बनाऊं तो मैं एनर्जी ऑफ फोटोन वर्सेस न्यू का, ये एनर्जी ऑफ फोटोन वर्सेस न्यू का ग्राफ बनाओ तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ओरिजिन से पास होने वाली। ये देखे ना, एनर्जी वाई एक्सिस पे ही है तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अच्छा, अगर मैं लैम्डा का और इसका ग्राफ बनाऊं तो ये बोलो, ये लैम्डा और ये एनर्जी, बोलो कैसा बनेगा? तो बोल दूं क्या, ये हाइपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, जैसे लैम्डा 0 पे इनफाइनाइट, और जैसे जैसे लैम्डा, तो जैसे जैसे लैम्डा वेवलेंथ बढ़ती है फोटोन की, वैसे वैसे एनर्जी कम होती है। ध्यान रखना, तो ज्यादा वेवलेंथ वाले फोटोन कम एनर्जेटिक होते हैं, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है। देख, ये प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? तो यहां पे लिख दूं E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, E प्रोपोर्शनल टू न्यू, यहां पे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ प्रोपोर्शनल है। क्लियर है क्या? ये
तो पार्टिकल नेचर में ये पैकेट की फॉर्म में चलता है ये सारी बातें, और वेव नेचर में ये रहा सारा मामला, ये वेव नेचर में। क्लियर है क्या? अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहां पे क्या आएगा एग्जांपल? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड using particle nature of light, using particle nature of light, लाइट के पार्टिकल नेचर को यूज करके ही समझा सकते हैं। ठीक है सर, मजा आ गया? अरे बेटा यही तो बातें हैं बेसिक बेसिक, ये डिटेल में अपन पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, और ये डिटेल में पढ़ेंगे अपन वेव ऑप्टिक ईएमडब्ल्यू में, सॉरी ठीक है, ईएमडब्ल्यू में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, है ना। इनको यूज कैसे करते हैं, इनका एप्लीकेशन वो पढ़ेंगे अपन वेव ऑप्टिक्स में और रे ऑप्टिक्स में। हाँ चलो आ जाओ। तो सर अब अपने ये तो बात हो गई, ये तो सर समझ में आ गया हमारे को। अब आ जाओ सर रे ऑप्टिक्स में, है ना, रे ऑप्टिक्स की बातें करो। तो रे ऑप्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सारे, चाहे प्लेन मिरर हो चाहे कर्ड मिरर हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो पूरे रिफ्लेक्शन में लगेंगे, कोई सा ही मिरर हो, रेगुलर इरेगुलर व्हाटएवर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नहीं इरेगुलर नहीं, इरेगुलर में तो फिर क्या था, वो सरफेसेस के नॉर्मल इधर उधर हो जाएंगे। क्लियर है ना? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन इक्वल नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना? चलो, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में जितने भी, चाहे मिरर कर्ड हो चाहे प्लेन हो चाहे पैराबोलिक हो, सब में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगेंगे। ठीक है, अच्छा फिर आगे आएगा अपना रिफ्रैक्शन, तो उसमें रिफ्रैक्शन में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी लगेंगे। ठीक है, वो सब आते जाएंगे, अपन पढ़ते जाएंगे। अभी मुद्दे की बात में रे ऑप्टिक्स या इसके लॉज बताने से पहले सबसे पहले अपन ये देखते हैं, खूब सारी टर्मोलॉजी आएगी, उन टर्मोलॉजी को क्लियर करते हैं अपन, है ना। एक आएगी, अभी ये लिखना नहीं बेटा, ऑब्जेक्ट, है ना, जो जो टर्म्स आएगी पहले वो लिख रहा हूं मैं, उसके बाद एक एक चीज को समझेंगे अपन। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इमेज, है ना, ऑब्जेक्ट इमेज। फिर आएगी एक टर्म रियल वर्चुअल, फिर एक आएगा बहुत ज्यादा रियल वर्चुअल, जब वो इमेज बनेगी तो रियल भी होगी वर्चुअल भी होगी। और फिर एक आएगा मैग्निफिकेशन, याद है मैग्निफिकेशन। ठीक है, एक आएगा मैग्निफिकेशन जिसको अपन स्मॉल एम से लिखेंगे, तो एक मैग्निफिकेशन आएगा। फिर एक आएगा डेविएशन, है ना, या एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएट होगी रे तो एंगल ऑफ डेविएशन डिफाइंड होगा, उसको डेल से लिखेंगे अपन। ठीक है, ये खूब सारी टर्म्स है, एक एक टर्म को ढंग से पहले समझ लेते फिर अपन चैप्टर चालू करते, क्योंकि बेसिक मजबूत होगा बेटा, सब समझ में आएगा। तो ऑब्जेक्ट, इमेज, रियल, वर्चुअल, ठीक है, मैग्निफिकेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन, सारी बातें एक एक करके समझते बेटा, फिर लिखेंगे। पहले समझो बेटा, ठीक है सर। ऑब्जेक्ट देखो बेटा क्या होता है, जैसे कोई भी चीज हमें नजर कब आती है, सबसे पहले अपन बेसिक देखते रहो, कोई भी चीज हमें नजर कब आती है तो सारा कमाल होता है बेटा आइस के अंदर। क्या होता है? आइस के अंदर। आपको पता प्यूपिल आइरिस याद है, बड़ा वाला, ये देखो आइस के अंदर देख लेना बेटा। मेरी बायो थी नहीं, मेरे तो मैथ थी। ठीक है, ये शायद इस बड़े वाले होल को आइरिस बोलते हैं और इस वाले को प्यूपिल बोलते हैं, जो अंदर हमने दो सर्कल होते हैं, एक तो बड़ा वाला तो आइरिस और ये अंदर वाला ये प्यूपिल, है ना। इसकी साइज वेरिएबल होती है जहां से लाइट अंदर एंटर करती है। क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? ये प्यूपिल, ठीक है, इसके अंदर से लाइट, तो ये जो सेंटर पर छोटा सर्कल होता है उसके अंदर से लाइट एंटर करती है। मतलब एक तरीके से वो कैमरे का, मतलब आपको कैमरे के अंदर लाइट एंटर करती है वैसे उस टाइप से। क्लियर है? तो हमारे मोबाइल में भी आपने देखा होगा कहां से लाइट एंटर करती है, एक छोटा से तो ये आइस के अंदर प्यूपिल से लाइट एंटर करती है। और सारा कमाल पीछे होता है रेटिना पे। सारा जो हिसाब किताब होगा वो रेटिना पे होगा। तो क्या मैं बोल दूं, अपने प्यूपिल में, प्यूपिल के थ्रू लाइट एंटर करती है और रेटिना पे सारा कमाल होता है। ये देखो लाइट, ये रेटिना बिहेव्स लाइक स्क्रीन, है ना, और ये यहां से लाइट एंटर करती है। अगर हम धूप में देखते हैं तो ये प्यूपिल थोड़ा छोटा हो जाता है और लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा एरिया कम कर देता था ताकि अंदर लाइट कम जाए। ठीक है, ताकि बहुत ज्यादा इंटेंसिटी हो कि अपने सेल्स वगैरह बर्न नहीं हो, जो भी टिश्यू सेल, जो भी व्हाटएवर तुम मैं नहीं समझता हूं, ठीक है, वो बर्न नहीं हो। अच्छा, जब अपन अंधेरे में देखते तो थोड़ा सा ये प्यूपिल अपनी साइज को बड़ा कर लेता ताकि ज्यादा लाइट जाए और हमारा इतनी रे तो एटलीस्ट पहुंचे कि हमारे रोड्स एंड कौन सी रेटिना पे रोड्स एंड कौन से होते हैं, वो एक्टिव होकर ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू हमारे माइंड तक सिग्नल पहुंचा दे। तो इनको एक्टिव करना होता है, इनको मतलब होता ना यार, ये लाइट को सेंस कर पाए। ठीक है, तो इतनी लाइट तो एटलीस्ट हो। तो मैं बोल दूं सारा कमाल रेटिना पे होगा, उसके लिए प्यूपिल से लाइट एंटर करनी चाहिए। तो क्या मैं बोल दूं, एक तो सबसे बड़ी बात स्क्रीन पर, यानी कि रेटिना पर इमेज बने, उसके लिए लाइट एंटर करे।
तो हमारी आंख खुली होगी तो हमें कोई चीज नजर आएगी। आप बंद आंख कर लो, आपको चीजें नजर नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आपने ये होता है ना शटर लगा दिया एक तरीके से, तो लाइट एंटर ही नहीं कर पा रही है, आपके प्यूपिल के वाया प्यूपिल रेटिना तक पहुंच ही नहीं पा रही है, इसलिए कुछ नजर नहीं आ रहा। तो एक तो आंख खुली रखनी पड़ती है, आंख खुली रखनी पड़ती है तो प्यूपिल से लाइट एंटर करती है। उसके बाद आपका काम आता है सिलेरी मसल्स का। देखो बेटा, सर आप कह रहे हो बायो नहीं आती, आपको तो सब पता है। बेटा छोटा मोटा तो पता रखना पड़ता है। ये अंदर विट्रस ट्यूमर भरा हुआ था, ये क्या करता है, अपनी आंख की शेप को मेंटेन रखता है। ए बेटा नहीं तो यूं दबजे, ठीक है, तो आंख की शेप को मेंटेन रखता है शायद, है ना, देख लेना। ये सिलेरी मसल्स होती है, काइंड ऑफ स्प्रिंग जो दबाती है हमारे आई लेंस को। ये आई लेंस, ये आई लेंस है ना। देखो कॉर्निया और आई लेंस दो चीजें होती है जिनकी कन्वर्जिंग पावर होती है, बोथ आर कन्वर्जिंग लेंस। ये कॉर्निया और आई लेंस, तो मैं बोल दूं कॉर्निया और आई लेंस मिलके, यूं समझ लो दो लेंस का कॉम्बिनेशन है, वो मिलके रे कन्वर्ज करते हैं। इस आई लेंस की फोकस वेरिएबल होती है, कॉर्निया की नहीं, आई लेंस की फोकस वेरिएबल होती है जो वाया सिलेरी मसल्स, ये जो सिलेरी मसल्स होती है लेंस को दबाती है फैलाती है, दबाती है फैलाती है। क्लियर है क्या? तो हमारी आंख के लेंस को दबाने और फैलाने का काम ये सिलेरी मसल्स करती है ना। इससे फोकस कम ज्यादा होती रहती है और इसकी फोकस वेरी करती है, इससे रेटिना के पहले बाद में ये इमेज बनती रहती है। तो हमारी आंख में लाइट एंटर कर जाएगी, सिलेरी मसल्स का काम है उसको रेटिना पर फोकस करवाना। 100 बात की एक बात ये, कई बार सिलेरी मसल्स नाकामयाब हो जाती है, कई बार सिलेरी मसल्स पास से आने वाली रे को रेटिना पे फोकस नहीं करवा पाती, कई बार दूर से आने वाली रे को, तो हमें आई डिफेक्ट हो जाते हैं, हमारे चश्मे लग जाते हैं। क्लियर है? अगर बेटा तू नहीं कर पा रहा तो मैं किसी और से करवाऊंगा, तो मैं लेंस लगवा लेता हूं अपनी आंख पे। समझ गए? अल्टीमेटली मुझे मतलब ना परफेक्ट, मतलब करेक्ट रहना है ना, आई की टर्म्स में करेक्ट रहना है, तो उस करेक्शन के लिए मैं आई लेंस लगवाता हूं। कभी पॉजिटिव पावर के चश्मे लगते हैं, कभी नेगेटिव। ये सब एक पूरा चैप्टर टाइप पढ़ेंगे अपन, आई डिफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन आई एंड इट्स आई डिफेक्ट, ये बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। अभी हमारा कंसर्न ये नहीं है। अभी मुद्दे की बात ये, हम स्वस्थ हैं, रेटिना पे लाइट जा रही है, प्यूपिल वाया प्यूपिल और इमेज बन रही है और हमें नजर आ रही है, वाया ऑप्टिकल नर्व्स माइंड तक सिग्नल पहुंच रहा है। तो सर ये सारी बातें हमारे को समझ में आ गई। अब लाइट जा रही है, लाइट आ कहां से रही है? तो दो बातें, एक होता है जैसे ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट खुद लाइट पैदा कर रही है, सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स है ना, सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स है, खुद लाइट पैदा करने वाले। सन सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स है, ये लाइट ऑन करते ही सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स है। लेकिन ये मार्कर, ये खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, फिर भी मुझे नजर आ रहा है, कारण रेव रेटिना पे जा रही है। ठीक, आ कहां से रही है? तो जो ल्यूमिनस सोर्स है वो लाइट फेंक रहे, वो इस नॉन ल्यूमिनस सोर्स से लाइट टकरा के स्कैटर्ड हो रही है। समझ गए? तो इस पे लाइट दूसरों की लाइट ले रहा है, टकरा के स्कैटर्ड हो रही है, वो मेरी आंख में जा रही है, तो मुझे नजर आ रहा है। तो जब किसी मटेरियल से आने वाली रे मेरी आंख में सीधी गिरे तो मुझे ऑब्जेक्ट नजर आएगा। क्या नजर आएगा बेटा? ऑब्जेक्ट। तो जब जब रे किसी रियल चीज से आके मेरी आंख में गिर जाए तो मुझे ऑब्जेक्ट नजर आएगा। क्लियर है क्या? तो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में बेसिकली होता क्या है? डायरेक्ट रे का आंख में गिरना, किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली डायरेक्ट रे का आंख में गिरना, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, मटेरियल से आने वाली रे का डायरेक्ट आंख में गिरना विदाउट एनी नेतागिरी। समझ गए? और जब जब रे जाएगी, और लाइट ऑलवेज फॉलो स्ट्रेट पाथ, लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में चलती है। क्या होता है? लाइट ऑलवेज फॉलो स्ट्रेट पाथ। अब मैंने स्ट्रेट पाथ तो बना दिया ये, ठीक है। ये सर आपको कैसे पता पड़ा स्ट्रेट पाथ में चलती? वो भी मैं समझा देता हूं। बेटा हर चीज समझ, जैसे ये मार्कर की ये निप है ऊपर वाली व्हाइट, है ना, ये तेरे को भी नजर आ रही है व्हाइट, मेरे को भी नजर आ रही है व्हाइट। अब मैंने क्या करा, यहां पे ये रख दिया हाथ मेरा, ये सीधी रे तेरी आंख में आई, एक सीधी रे मेरी आंख में आई, सब तरफ स्कैटर्ड हो रही है ना, तेरी आंख में भी आई, मेरी आंख में भी आई, मुझे भी नजर आ रही है, तुझे भी नजर आ रही है। मैंने यहां पे हाथ रख दिया, क्या तुझे नजर आ रही है? नहीं आ रही है। मुझे तो अभी भी आ रही है, मैं देख रहा हूं, तू नहीं देख पा रहा। क्यों? क्योंकि इधर से रे तो मेरी आंख में अभी भी आ रही है। इसके जो होता है ना, इन द पाथ देयर इज नो ऑब्स्टेकल, बट इन दिस पाथ देयर इज ए ऑब्स्टेकल, देयर इज एन ऑब्स्टेकल। तो मैं बोल दूं ये लाइट अगर यूं आ रही होती, ए बेटा कर्ड पाथ बना के आ रही होती, तुझे भी नजर आती, क्योंकि तेरी आंख में रह रही है, तुझे यहां से आती नहीं लगती, लेकिन मैंने हाथ रख दिया तो सीधी रे रुक गई, और कोई कर्ड रे तेरी आंख में आ नहीं रही है। इसका मतलब लाइट सीधी रे सीधे पाथ को फॉलो कर रहा था, उसको रोक देंगे तो हमें कोई चीज नजर नहीं आएगी। तो लाइट ऑलवेज फॉलो स्ट्रेट पाथ, ये ठीक है। और मैं बोल दूं इधर होगा सोर्स और इधर होगा ऑब्जर्वर। अगर तो मैं बोल दूं एरो यूं बनेगा, क्योंकि सोर्स से लाइट रे निकलती है और ऑब्जर्वर की तरफ करती है, तो ये एरो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो लाइट के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, क्लियर है क्या? तो लेफ्ट से निकल रही है और राइट की तरफ जा रही है, दिस इज द प्रोपोगेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो ऑब्जेक्ट इमेज, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, समझ में आ गई क्या? डायरेक्ट रे आंख में गिरे। सर फिर इमेज क्या होती है? इमेज क्या होता है बेटा? सुधा, जैसे मान लो ये आप देखना, ये बोर्ड है ना, ध्यान से देखना, मैं यहां खड़ा हुआ हूं,
सुनना, तुम्हारी तरफ करके होता तो मैं यूं समझ लो, यहाँ कोई बोर्ड है ना, मैं यूं खड़ा हुआ और मैं यूं देख रहा हूं, मैं यूं देख रहा हूं तो क्या इस बटन से, इधर देखो, इस बटन से निकलने वाली रे मेरी आंख में गिर रही है, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये रे तो यूं टकरा रही है देख, और बाकी तुम्हारी तरफ आ रही है, मेरी आंख में तो ये रे गिरी नहीं रही बटन वाली, तो मुझे बटन नजर नहीं आ रहा। आई कांट सी दिस बटन, एक्चुअल बटन, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है मुझे। अब मैं सामने मिरर रख दूं और मैं यूं ही खड़ा रहूं तो मुझे बटन डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन देखिए एक नेतागिरी हो रही है। क्या सर? ये रे गई मिरर से टकरा के मेरी आंख में गिर गई। ए कैरम में नहीं होता कई बार, ए मेरे लाल ये देख, कैरम में नहीं होता है, हम है ना ये गोटी तो ये ले जा रहे होते हैं, ये होल है, ये हम इस गोटी को ले जाने के लिए यहाँ स्ट्राइकर रख के मारते हैं, यहाँ स्ट्राइकर रख के मारते हैं यहाँ, है ना, और यहाँ पे भी एक होल होता है और यहाँ एक गोटी पड़ी होती है। पता पड़ा हमारा निशाना चूक गया और वो यहाँ लग के यूं चला गया और ये वाली गोटी चली गई। ओ लोग कहते जबरदस्त शॉट, अरे क्या बाटा शॉट, मैं तो मार इसको रहा था और निशाना चूका यूं टकरा के और ये रिमोट से ये चली गई। बस वही वाली बात कर रहा हूं मैं भी, क्लियर है क्या सर? ये हाँ, इधर देख, इधर देख, मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं यूं देख रहा हूं। अब मैंने बटन को देखना नहीं चाहा, मैं नहीं देखना चाह रहा था, लेकिन वो क्या निशाना चूका और वो वहां से टकरा के और मेरी आंख में गिर गया, मुझे बटन वहां पीछे नजर आने लग गया। आप जाओ मिरर के सामने खड़े होकर देखो तो आपको बटन नजर आएगा पीछे, तो आपको पीछे एक बटन नजर आएगा, शर्ट, आदमी खड़ा है, ये वो, और ये बटन का नजर आए, तो वो कौन सी चीज नजर आ गई बेटा? अब इस बटन से जो रे निकली वो डायरेक्ट तो मेरी आंख में नहीं गिरी, लेकिन टकरा के आफ्टर रिफ्लेक्शन मेरी आंख में गिर गई। तो मैं बोल दूं रिफ्रेक्टेड और रिफ्लेक्टेड, रिफ्रेक्टेड या रिफ्लेक्टेड और रिफ्रेक्टेड, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड। सर दोनों एक ही तो बात बोल रहे हो आप, रिफ्लेक्टेड एल और रिफ्रेक्टेड आर। रे का आंख में गिरना, रे का आंख में गिरना, तो जब रिफ्रेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे आंख में गिरती है तो हमें इमेज नजर आती है, दैट इज कॉल्ड इमेज। ठीक है, होता कुछ नहीं है, रे अलग स्टाइल से गिरती है तो हमें कहीं और चीज नजर आती है। तो बटन यहां नजर नहीं आ रहा, बार को वहां पीछे नजर आ रहा है, कितनी दूर वो सब अपन आगे बढ़ेंगे। पहले तो मैं ये क्लियर कर रहा हूं ऑब्जेक्ट इमेज होता क्या है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट रे का आंख में गिरना। इमेज क्या होता है? रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे का आंख में गिरना। समझ आ गया? क्लियर है? ये दीज आर द बेसिक्स। अब रियल वर्चुअल क्या होती है? तो देखो रियल क्या होती है बेटा, तो कोई भी रियल, तो अब इमेज आई है तो इमेज की दो तीन बातें होगी। इमेज तो रियल, तो जहां इमेज बन रही है वहां रेज एक्चुअल में मीट करे। रियल क्या होती है? रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट करे, एक्चुअली मीट। ठीक है, एक्चुअली मीट, वास्तव में मिले। सो रियल इमेज अगर एक्चुअली मीट करेगी तो सो हेंस रियल इमेज, यूं लिखो, हेंस रियल इमेज, हेंस रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन, कैन बी opt on screen, on screen। ठीक है, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो अपन इनको स्क्रीन पर ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑन स्क्रीन। ठीक है, अब वर्चुअल इमेज क्या होती है? रिफ्लेक्टेड रे appear to meet but not actually, वास्तव में मिलती नहीं है, अबे लगता है मिल रही है, appear to meet but not actually। ठीक है, hence, और यही कारण है it can't, जब मिल ही नहीं रही है तो स्क्रीन रखने पे कुछ नहीं आएगा। it can't obtain on screen। ठीक है, कुछ नहीं आएगा। क्लियर है? तो रियल वर्चुअल समझ में आया। इमेज क्या होती है समझ में? रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे का आईज में गिरना। अब अगर इमेज है तो या तो बड़ी बनेगी या छोटी है, इक्वल। तो देख मैग्निफिकेशन डिफाइंड होता है, मैग्निफिकेशन क्या डिफाइंड होता है बेटा? मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? अब इसमें मैग्निफिकेशन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, है ना, मैं भी पढ़ रहा हूं। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, है ना, तो ये होता है हाइट ऑफ इमेज। क्या होता है बेटा? हाइट ऑफ इमेज। जनरल मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और हाइट, इमेज की हाइट का रेशियो होता है ये, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज मैग्निफिकेशन। क्लियर है? ये तो दोनों की साइज का या हाइट का रेशियो, दिस इज मैग्निफिकेशन। क्लियर है क्या? कितनी बड़ी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, दैट इज मैग्निफिकेशन। इमेज का ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में साइज, दैट इज मैग्निफिकेशन।
जैसे मैंने बोल दिया m बराबर 2 है तो इमेज डबल होगी, जितना m उतना गुना इमेज, m बराबर 2 तो इमेज डबल होगी, बड़ी इमेज मतलब डबल मतलब बड़ी इमेज है ना, एनलार्ज इमेज जिसको बोलोगे टेक्निकल लैंग्वेज में। 10th में सर सुना सुना सा लग रहा, हाँ, m बराबर 1/2 हाफ इमेज, जितना m उतना गुना इमेज। ये देखो ना, ये m से लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बोल दो ऑब्जेक्ट की हाइट का m टाइम्स इमेज की हाइट होती है। ये देखो, यू लिखो हाइट ऑफ इमेज इज m टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो m बराबर 2 तो ट्वाइस ऑफ ऑब्जेक्ट, m बराबर हाफ तो हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है सर? एक बात बताओ, मैंने पूछा बोल बेटा क्या बताऊं तेरे को मैं, उसने बोला सर m बराबर 2 हो तो, मैंने कहा डबल। उसने बोला बच्चे ने मेरे को सर -2 हो तो, अब मैंने बोल दिया हाफ, और बच्चा मेरे पास से लग गया सही बात है, ए बेटा जितना m उतना गुना, तो 2 तो भी डबल। सर क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, तो 2 है तो भी डबल, -2 है तो भी डबल। सर फिर डिफरेंस क्या है? 10th क्लास याद आ गई सर हमारे को पूरी। डबल इरेक्ट, प्लस ने ये बताया इरेक्ट, सर माइनस ने बताया इन्वर्टेड। तो प्लस मतलब इरेक्ट, माइनस मतलब इन्वर्टेड, 2 मतलब डबल। जितना m उतना गुना, प्लस मतलब सीधी और माइनस मतलब उल्टी। प्लस मतलब सीधी बेटा हिंदी में, और माइनस मतलब उल्टी। तू लंदन से तो आया है नहीं, सर समझ में नहीं आई हिंदी। इरेक्ट इन्वर्टेड सर समझ में आ गया। तो m की 2 बातें हैं। इधर देख, अब m में क्या सीखा, हालांकि मैं लिखूंगा m जब ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगी? एनलार्ज। बेटा सर हम लंदन से आए, ये ले लंदन। m लेस देन 1 तो डिमिनिस्ड। बेटा घर वालों के सामने मत देखना मेरा वीडियो, हंसेंगे वो, ध्यान रखना। ये कौन सा मास्टर? हाँ, m बराबर 1 इक्वल। बेटा थोड़ा सा क्या, अब ऐसे पढ़ाते ध्यान नहीं रहता। अरे बेटा गांव के लोगों को नहीं, हाँ ये तो ये m ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 और इक्वल टू 1 की बातें समझ में आ गई क्या बेटा? ग्रेटर देन 1 एनलार्ज, लेस देन 1 डिमिनिश्ड, और ये इक्वल। जितना m उतना गुना, तो एक से बड़ा तो बड़ी बनने लग जाएगी, एक से छोटा तो छोटी बनने लग जाएगी। ठीक है, अच्छा फिर 2 बातें और है m की। क्या बेटा? प्लस और माइनस। प्लस में क्या पता पड़ता है बेटा? इरेक्ट। ये सिर्फ सीधे उल्टे को बताता है, इरेक्ट। और माइनस में क्या पता पड़ता है बेटा? इन्वर्टेड। तो इरेक्ट और इन्वर्टेड। क्लियर है क्या? तो ये अभी लिखने नहीं है, ये तो मैं जरा वैसे क्लियर कर रहा हूं, ये मैं लिखाऊंगा। मैग्निफिकेशन पूरा अपन वो पूरा पढ़ेंगे अपन सारा हिसाब किताब। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट इमेज तो लिखेंगे, उसके बाद मैग्निफिकेशन लिखेंगे, पहले कैसे लिख सकते हैं? क्लियर है? तो ये तो डबल इरेक्ट इन्वर्टेड है ना, तो ये मैग्निफिकेशन। एक काम करते हैं, लिख ही देते ना जो मैग्निफिकेशन है ना, ये बाद में अपन नोट बाद में कर लेंगे मैग्निफिकेशन, है ना। अभी जो जनरल मैग्निफिकेशन है, हाँ, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज। अब इसमें हाइट हो सकती है, लेंथ, तो साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी मैं ऑब्जेक्ट, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द मैग्निफिकेशन। तो यहां से मैं बोल दूं क्या? m बराबर m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी मैं लेटरल मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात कर रहा हूं। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो जब m ग्रेटर देन 1 होगा, ये फॉर एग्जांपल तो m2 है तो डबल ये एक एग्जांपल है ना, ये तो अपन इसको क्या करेंगे बेटा? बाद में बात कर लेंगे इसकी। ठीक है, ये अभी अपन बीच में ये मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे तब ले लेंगे। अब अपन रियल, वर्चुअल और ये सारी बातें लिखते हैं, ऑब्जेक्ट इमेज और ये। ठीक है, तो सर ये सारी बात समझ में आ गई। डेविएशन फिर बाद में पढ़ेंगे अपन, है ना, पूरा डिटेल में। अभी मैंने ऑब्जेक्ट इमेज, रियल, वर्चुअल ये सब समझा दिया। ठीक है, अब अपन बात देखते हैं। अब अपन लिखेंगे कैसे ऑब्जेक्ट इमेज को? तो अब सुनना हो, पहला ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रेज इंसिडेंट ऑन मिरर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट।
ठीक है, उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रेज इंसिडेंट ऑन मिरर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस कोल्ड हटा दो, है ना, बस ये शॉर्ट में लिखो डेफिनेशन अपने, क्योंकि ये कहीं का थ्योरी थोड़ी काम आएगी रे, ये कुछ नहीं है, तुम तो इन्हीं को पढ़ते बार बार, कोई मतलब नहीं बेटा, ये लिख के अपन तो समझ इतनी हो जाएगी, बाद में इनकी जरूरत ही नहीं है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रेज इंसिडेंट ऑन मिरर, ठीक है, ये होता है ऑब्जेक्ट। अब देखो, अब ऑब्जेक्ट कब रियल वर्चुअल होता है, ठीक है, तो मैं बोल दूं ये इंसिडेंट रे मिरर पे, ठीक है, ये मिरर, तो बोल दू ये ऑब्जेक्ट है। इफ रेज, इंसिडेंस रेज, इफ इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग, then object is real, object is real, object is real, diverging object is real, object is real। अगर रे डाइवर्जिंग है ना, रे डाइवर्जिंग है तो ऑब्जेक्ट रियल है, क्लियर है। अब अगर रे इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग है, ये देखो ये कन्वर्जिंग है। इफ इंसिडेंट रे आर कन्वर्जिंग, देन कन्वर्जिंग ऑब्जेक्ट इज कन्वर्जिंग, ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, क्लियर है क्या, ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, ठीक है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये, तो यहां पे लिख दूं वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, एंड दिस इज रियल ऑब्जेक्ट। सामने मिरर कोई लिखा, मुझे नहीं मतलब है ये, तो मैं बोल दूं जब रे डाइवर्जिंग होगी, इफ इंसिडेंस रेज आर डाइवर्जिंग देन ऑब्जेक्ट इज रियल, और इंसिडेंस रेज आर कन्वर्जिंग देन ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। ये दोनों डायग्राम बना दिए, सेकंड और ये फर्स्ट, तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग हो, लेकिन अपने को रियल वर्चुअल कैसे समझ गया क्या, तो ये रियल वर्चुअल। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, रे का सीधी आंख में गिरना मेरे, समझ गया। मैं अगर यहां देख लूंगा तो मुझे ऑब्जेक्ट नजर आएगा, अगर मैं इधर मुंह करके देख लूंगा मुझे ऑब्जेक्ट नजर आएगा, क्लियर है क्या सर, समझ में आ गई। सर ऐसे इमेज बता दो, अभी देखते हैं, सॉरी, ठीक है, आ जाओ। इमेज बोलो क्या होगी इमेज, किसको बोलेंगे इमेज, हाँ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड इमेज, ठीक है। रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट, जैसे ये देखो, ये मिरर है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये यूज आ रही है, दीज आर द रिफ्लेक्टेड रे, है ना, ये मिरर से टकराई और ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट। ये देखो ना, ये जाती भी है, आती भी थोड़ी सी पहले भी ये डायग्राम, अरे उसमें आ रही थी, वो इंसिडेंस रहती है, रिफ्लेक्टेड रे, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज इमेज, ठीक है, ये इमेज है ना, ये इमेज। अच्छा, ऐसे ही है, ये यूं, ये इमेज, ठीक है, ये तो ये रे आई हुई थी, गई है, रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये ऑब्जेक्ट, ये तो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड है, इसमें रे यू गिर रही थी, ये देखो, ये अभी पढ़ाया था ना तेरे को, ये तो इसका ऑब्जेक्ट वर्चुअल था, ये रियल इमेज, तो बोल दो दिस इज वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल इमेज, क्यों, ये रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये देखो वर्चुअल इमेज है ना, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये इंटरसेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड रे का, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये रियल इमेज, क्या है ये रियल इमेज, दिस इज रियल इमेज,
रियल इमेज, तो ये वर्चुअल, ये रियल इमेज वर्चुअल इमेज। अगर रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू मीट है, अरे बोलो ये पहला, इफ रिफ्लेक्टेड रेज आर अपीयर टू मीट, appear to meet but not actually, but not actually, ठीक है, appear to meet but not actually, appear to meet but not actually, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, वर्चुअल इमेज। ठीक है, can't opt on screen, can't obtain on screen, ठीक है, कांट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ध्यान रखना, कांट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे ऑप्ट नहीं की जा सकती, दो बातें हैं, कांट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन और अपीयर टू मीट बट नॉट एक्चुअली मीट, क्लियर है। और ये जो रियल इमेज होगी, बोलो रियल इमेज में क्या होगा, हाँ सेकेंड डायग्राम, रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट, है ना, कैन ऑप्ट ऑन स्क्रीन, कैन ऑप्टेन ऑन स्क्रीन, ठीक है, इसको स्क्रीन पर ऑप्ट की जा सकती है, एक्चुअली मीट और कैन ऑप्टेन ऑन स्क्रीन, समझ गए, तो स्क्रीन पर ऑप्ट की जा सकती है, ये स्क्रीन पर ले ली और यहां कांट ऑप्ट ऑन स्क्रीन, ठीक है, ये नहीं ले, स्क्रीन रखने पर ये तो नजर आएगी, ये नजर नहीं आएगी, क्लियर है। तो रियल इमेज स्क्रीन पर नजर आती है, उसी को रियल इमेज बोलते हैं। तो कई लोग डेफिनेशन भी यही लिखते हैं कि वैसी इमेज जो स्क्रीन पर आउट करे, लेकिन बेटा बेसिक ये है, रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट कर रही है, समझ गए। तो बोल दो अगर ये डाइवर्जिंग है, रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्जिंग है, तो वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है, अपीयर टू मीट है ना, तो ये डाइवर्जिंग है ना, डाइवर्जिंग होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, डाइवर्जिंग, ठीक है, और इसमें क्या है, कन्वर्जिंग, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, कन्वर्जिंग। तो अपन कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग से भी देख सकते हैं कि अगर कन्वर्ट हो रही है कहीं पे तो वह रियल इमेज बनेगी, और डाइवर्ज हो रही है तो वर्चुअल। तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे अगर कन्वर्जिंग है और डाइवर्जिंग है तो क्या नेचर होता है, रटो मत, मैं तो कह रहा हूं आप डायग्राम बना के देखो, रे डायग्राम से देखो, रिफ्लेक्टेड रे अगर फैल रही है तो इधर तो मिलने का चांस नहीं, पीछे अपीयर टू मीट, क्योंकि पीछे रे थोड़ी है, ये अपन ने पीछे बढ़ाई तो मिलती भी लगी, पर यहां कोई एक्चुअल में रे है नहीं, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, क्लियर है। और यहाँ पे रियल में मिली, इसको बोलते हैं रियल इमेज। तो सर हमारे को रियल वर्चुअल समझ में आ गया, तो अभी अपन ने ऑब्जेक्ट और इमेज समझा, रियल और वर्चुअल समझा, चार चीजें समझ ली, ठीक है। अगले टर्म पे ये मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, ठीक है। और मैग्निफिकेशन में अगर m ग्रेटर देन 1 है तो एनलार्ज इमेज बनेगी, सही बात है, m ग्रेटर देन 1 है तो हाइट ऑफ इमेज विल बी ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर m ग्रेटर देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है तो हाइट ऑफ इमेज विल बी ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m लेस देन 1 है, ये लेस देन 1 है तो हाइट ऑफ इमेज विल बी लेस, तो ये डिमिनिश्ड बोलते हैं इसको, पर हाँ, और इक्वल टू 1 है तो इक्वल इमेज बनेगी। अब और अगर m प्लस है +2 तो अपन, ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन करेंगे, ये 18 में, तो यहां तक लिख लो बेटा मैग्निफिकेशन तक। अब मैग्निफिकेशन पे क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है, ये रियल वर्चुअल समझ में आ गया, और रियल वर्चुअल पे थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे डेविएशन में, ठीक है, फिर अपन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पाएंगे। क्लियर है क्या बेटा? हाँ बेटा, रिफ्लेक्शन की बात चल रही थी अपने, रिफ्लेक्शन में अपन ने बेसिक पढ़ लिया था, ऑब्जेक्ट इमेज क्या होता है, रियल वर्चुअल क्या होता है, ये बात देखी थी अपन ने। फिर अपन मैग्निफिकेशन पे है ना, तो रियल वर्चुअल अपने को समझ में आ गया ना, ये मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन पे क्वेश्चन करते हैं, मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, साइज और इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज का रेशियो है ना, m ग्रेटर देन 1 तो एनलार्ज, लेस देन 1 डिमिनिश्ड, और इक्वल टू 1 तो इक्वल है ना, m बराबर 1 तो इक्वल, प्लस सीधी माइनस उल्टे है ना। एक एग्जांपल करते हैं बेटा, ठीक है, if magnification is equal to +2, first, second, magnification is equal to -2, its meaning, ठीक है, मीनिंग क्या है, तो सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा बेटा मैं, बोलो सॉल्यूशन में +2 means m equal to +2 means
डबल एंड इरेक्ट, डबल एंड इरेक्ट। क्लियर है? डबल भी और इरेक्ट। इरेक्ट कैसे पता पड़ा? प्लस से, और डबल किससे पता पड़ा? 2 से। ठीक है। अच्छा, m बराबर -2 मीन्स डबल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। इन्वर्टेड कैसे पता पड़ा? माइनस से। तो ध्यान रखना, प्लस माइनस इरेक्ट इन्वर्टेड को बताता है ये। क्लियर है? चलो आ जाओ। अब जो छोटी छोटी बातें पढ़ी थी अपन ने उसमें क्वेश्चन। हाँ, हाँ, virtual image can be photographed, can be photographed। ठीक है। ट्रू और फॉल्स बताना है ना, ये बताना आपको, ये ट्रू है स्टेटमेंट या फॉल्स है। वर्चुअल इमेज कैन बी फोटोग्राफ्ड। तो बच्चा क्या सीधा बिना सोचे समझे इसको फॉल्स बोल देता है कि फोटोग्राफ नहीं लिया जा सकता क्योंकि वर्चुअल है, जब स्क्रीन पे नहीं आएगी तो फोटोग्राफ कैसे लेंगे। ये सब थ्योरेटिकल बातें, और आपने क्या करा? बिना सोचे समझे बोल दी। मैंने क्या बोला? रे ऑप्टिक्स में हमेशा रे डायग्राम को फॉलो करो। देख इधर देख, क्या मैं बोल दूं? ये ले बना वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की बनती है। इधर देख, ये जैसे रे गई तो बोल दूं ये ऑब्जेक्ट रखा, अब ये डाइवर्जिंग। तो याद है वर्चुअल इमेज कब बनती है? जब डाइवर्जिंग रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्जिंग होती है। दीज आर रिफ्लेक्टेड रे और ये डाइवर्जिंग है। इनको पीछे बढ़ाओ, ये हो गई वर्चुअल इमेज, ये हो गई वर्चुअल इमेज। क्या हो गई है? वर्चुअल इमेज। यही चाहिए थी आपको, वर्चुअल इमेज। डाइवर्जिंग, तो रिफ्लेक्टेड रे जब डाइवर्जिंग होगी या अपीयर टू मीट होगी तो मैं बोल दूं वर्चुअल इमेज बनेगी। अब ये वर्चुअल इमेज कांट ऑप्ट ऑन स्क्रीन, कांट ऑप्ट ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन। तो इस इमेज को स्क्रीन पे तो नहीं ले सकते अपन। क्लियर है? इसको स्क्रीन पे तो नहीं ले सकते, लेकिन स्क्रीन पे नहीं ले पाने का मतलब फोटो से कोई लेना देना नहीं है इसका। ये स्क्रीन आपकी अलग है, कैमरे की स्क्रीन अलग है। तो आप तुक्के मत मारो। तो मैं बोल दूं वर्चुअल इमेज क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे का मीट करना, और ये अपीयर टू मीट है तो ये वर्चुअल इमेज है। अब देखो, अगर आप यहाँ कैमरा रख दोगे, ये आपका कैमरा है, बोलो, तो अगर आपने यहाँ कैमरा रख दिया तो रे जा रही है कैमरे के अंदर। तो जैसे मेरी आंख में रे जाती है तो मुझे इमेज नजर आती है, रिफ्लेक्टेड रे मेरी आंख में एंटर करती है, मुझे इमेज नजर आती है। वैसे कैमरे को भी नजर आती है। कैमरा इज आर्टिफिशियल आई, दिस इज आर्टिफिशियल आई। कैमरा क्या है? आर्टिफिशियल आई है। इसमें अगर रिफ्लेक्टेड रे जा रही तो क्यों नहीं इमेज नजर आएगी? बिल्कुल आएगी। तो क्या मैं बोल दूं? यस, यस। तो यहां पे यस, वर्चुअल इमेज, इमेज कैन बी फोटोग्राफ्ड, कैन बी फोटोग्राफ्ड। कौन मना कर रहा? बिल्कुल होगा। बस बिल्कुल फोटोग्राफ। यस, वर्चुअल इमेज का फोटो खींच सकता हूं मैं। क्लियर है क्या? क्यों? रिफ्लेक्टेड रे का कैमरा में एंटर करना चाहिए, तो रिफ्लेक्टेड रे कैमरे में एंटर कर रही है। रिफ्लेक्टेड रे में एंटर कर रही है, मैं एंटर। क्लियर है? तो रिफ्लेक्टेड अगर कैमरा में एंटर करी तो बिल्कुल आप वर्चुअल इमेज का फोटो खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप रे डायग्राम बनाओ तभी पता पड़ेगा। तुक्का तुक्की में कुछ नहीं है। तो यस, ट्रू, ट्रू है ना, ये गलत है। यस, कैन बी फोटोग्राफ, यस कैन। ठीक है, हाँ हम फोटो खींच सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो सर ये समझ में आया। ठीक है, आ जाओ अगला। अच्छा, वर्चुअल इमेज का फोटो तो खींच सकते हैं, बात तो सब हमारा समझ में आ गई। अच्छा, अब इधर देखो, प्लेन मिरर कैन फॉर्म। चलिए प्लेन मिरर के साथ ही पढ़ेंगे, अभी छोड़ दे इसको। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो आ जाओ, अब अपन बात करते हैं, आ गया अब अपन बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। ठीक है, तो ये सारा बेसिक क्लियर हो गया। डेविएशन अपन आगे बढ़ेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो क्या पढ़ा रहा हूं बेटा मैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ध्यान देना, रिफ्लेक्शन नॉट रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। तो ये तो 10th क्लास में पढ़े थे। क्या होता है? फर्स्ट लॉ, इंसिडेंस रे
या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू is always equal to angle of reflection. ठीक है, मीन्स एंगल I इज इक्वल टू एंगल R. अब अपन देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या. ठीक है, जैसे मान लो कोई भी सरफेस है, जैसे कोई भी सरफेस है, ये प्लेन मिरर ही ले लेता हूं, है ना, क्यों अपन फालतू में टफ सरफेस, ये तो बोल दो ये इंसिडेंस रे है, ये नॉर्मल है. ठीक है, ध्यान रखना ये नॉर्मल है सरफेस पे, ये दिस इज नॉर्मल टू सरफेस. ठीक है, ये इंसिडेंस रे, ये इंसिडेंस रे. तो ये क्या है बेटा, इंसिडेंस रे. क्या है ये, इंसिडेंस रे, ये. ठीक है, और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये हो गई इंसिडेंस रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, ये इंसिडेंस रे, ये रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्या है ये, एंगल ऑफ इंसिडेंस. किससे, नॉर्मल से एंगल. ठीक है, इंसिडेंस. ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किससे एंगल है, ये भी नॉर्मल से. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, इंसिडेंस रे का नॉर्मल से एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल से एंगल. क्लियर है ये. तो ये एंगल I बराबर एंगल R होते हैं. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, ये सेकंड लॉ और क्या आता है, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, ये फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ. इंसिडेंस रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल will always be coplanar, will always be coplanar. है ना, एक ही प्लेन में होंगे, एक ही प्लेन में स्थित लाई करते हैं. लाइन सेम प्लेन, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल लाइन सेम प्लेन, ऑल आर कोप्लेनर. एक ही प्लेन में होते हैं. समझाता हूं. ए बेटा ये देखो, ये अपने को क्या इसमें क्वेश्चन देखने को कम मिलते हैं. ये जैसे ये प्लेन अपना मिरर है ना, ये रे इंसिडेंट रे. सुनना ध्यान से, मोबाइल गिर गया तो बेटा सारा पढ़ाने की इच्छा खत्म हो जाएगी मेरी. इधर देख, हाँ ये देख, ये नॉर्मल है. ये पेन तेरी तरह, ये मिरर है, ये पेन तेरी तरह नॉर्मल है. ये इंसिडेंस रे, इधर देखना ध्यान से रे, ये इंसिडेंस रे, और ये एंगल 30 डिग्री है. कितना है ये, 30 डिग्री. ये 30 डिग्री पे इंसिडेंट हुई है, ये 30 डिग्री है. तो मैं बोल दूं क्या, रे 30 डिग्री पे क्या यूं जाएगी. देखिए नॉर्मल से ये भी 30 डिग्री है, ये नहीं, इधर नहीं जा सकती. तो ये रे यूं आई है ना, तो जा तो इधर सकती नहीं, जा सकती है. 30 डिग्री पे इधर जाएगी. हाँ, क्यों, क्योंकि देखो इंसिडेंस रे इस प्लेन में थी, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में होगी बेटा. ये देखो, ये इंसिडेंस रे ना, तो इसी प्लेन में होगी. रिफ्लेक्टेड रे भी यूं तो 30 पे आई है, तो 30 पे इसी प्लेन में जाएगी. क्लियर है, ऑल विल बी कोप्लेनर. तो इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल विल लाई इन सेम प्लेन. क्लियर है क्या, तीनों एक ही प्लेन में होंगे. समझ गए. तो ये बात भी अपने काम आएगी बाद में. तो मैं बोल दो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं करूंगा तो यूं आएगा, और वो इससे डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए. तो इंसिडेंस रे या नॉर्मल, मतलब किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे से डॉट 0 होना चाहिए. क्लियर है, तो कोप्लेनर आ जाएगा. सही बात है ना, क्रॉस में आउट ऑफ प्लेन आ जाएंगे, फिर डॉट में 90 डिग्री होता है, cos 90 0 होता है. चलो बाद में बात करेंगे इसकी. ठीक है, तो इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल. अच्छा, अब देखो ये वेव नेचर क्यों रहा था, तो इसमें एक और बात लिख लो. अच्छा, यहां से एक बात और बता दूं क्या मैं, अगर ये एंगल I बराबर R होगा तो मैं बोल दूं ये दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल. ये देखो, ये इसको मैं बोल दूं क्या, ये बीटा, ये तो ये भी बीटा आएगा. क्यों, क्योंकि ये बीटा कितना हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 90 - I, और ये बीटा डैश
बीटा डैश इज इक्वल टू 90 माइनस आर, और अगर आई बराबर आर है तो मैं बोल दूं बीटा बराबर बीटा डैश। तो क्या मैं बोल दूं नॉर्मल से ही नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इक्वल, तो नॉर्मल से एंगल नहीं, मिरर से भी सेम होंगे। अरे एंगल विथ मिरर विल ऑल्सो बी सेम, एंगल विथ मिरर, एंगल विथ मिरर, मिरर विल ऑल्सो बी सेम, विल ऑल्सो बी सेम। ठीक है, इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल नहीं, मिरर से भी एंगल सेम होता है। ये चीज मैं कभी डायरेक्ट काम पे लूंगा, उससे कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगी मेरी, ध्यान रखना। क्लियर है, चलो आ जाओ। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात है, व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम denser medium, ठीक है, there would be a phase difference of pi, or between reflected and incidence ray। ध्यान रखना, रिफ्लेक्टेड इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे में पाई का एक एक्स्ट्रा फेज आ जाएगा। ठीक है, हाँ, व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम rarer medium, ठीक है, there would be no change in phase, यानी कि डेल फाई बराबर 0। तुम्हारा डेल फाई पाई होगा या पाई होगा, ध्यान रखना, और या 0। तो जब जब डेंसर मीडियम से टकराती है तो पाई का फेज आ जाता है, और जब जब रेयर से टकराती है तो कोई फेज डिफरेंस नहीं आता, ध्यान रखना। तो ये बात ध्यान रखना, रेयर और डेंसर की। क्लियर है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रेयर डेंसर की बात हो गई। क्लियर है।